नमस्कार दोस्तों, स्टडी फॉर ऑल एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम सब अरुण कात्यायन जो वॉल्यूम सेकंड है उसका चैप्टर नंबर हम कह सकते हैं कि थर्ड देखेंगे। जो चैप्टर नंबर थर्ड है वो आपका है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। अगर हम बात करें तो ये आपका जो है इन्वायरन कह सकते हैं कि इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। तो ये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। अगर हम इसको देखें, जो अभी आपका उत्तर प्रदेश यूपी पीएससी द्वारा कंबाइंड एग्रीकल्चर सर्विसेज का एक तरीके से निकाला गया है, वैकेंसी निकाली गई है। तो उस वैकेंसी में जो जीके जीएस का पार्ट है, उस जीके जीएस के पार्ट में एक एग्रीकल्चर कह सकते हैं कि जीके जीएस के पार्ट में इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट अर्थात पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण के नाम से एक चैप्टर दिया गया है जो बड़ा महत्वपूर्ण है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो इसी को आज हम इसमें कवर करेंगे। जो आपका फर्स्ट इन्वायरमेंट के बारे में क्या होता है और सारी चीजें जो भी थी फर्स्ट और सेकंड चैप्टर कह सकते हैं कि इकोसिस्टम और इकोलॉजी, वो ऑलरेडी आपका अरुण कात्यायन का कवर किया गया है। तो इस वीडियो में हम सब इन्वायरमेंटल पोल्यूशन या जिसे हम कह सकते हैं पर्यावरणीय प्रदूषण, उसके बारे में देखेंगे। तो पर्यावरण प्रदूषण को अगर हम देखते हैं तो ये आपका हो जाएगा पोल्यूशन। सबसे पहले बात तो यही आती है कि पोल्यूशन होता क्या है, अर्थात प्रदूषण है क्या। तो प्रदूषण से तात्पर्य या कहेंगे कि पोल्यूशन, तो पोल्यूशन का सिंपल सा तात्पर्य ये होता है कि जो आपका एयर है, सॉइल है और वाटर है। अर्थात कह सकते हैं कि आपका वायु, आपकी जो मृदा है, मिट्टी है और आपका जो जल है, उसके जो फिजिकल अर्थात जो आप उसके एक तरीके से भौतिक गुण हैं, जो उसके केमिकल गुण हैं, केमिकल गुण, और कह सकते हैं कि जो बायोलॉजिकल गुण हैं, जो बायोलॉजिकल गुण हैं उसमें अनडिजायरेबल चेंजेस, जो चेंजेज हम नहीं चाहते हैं, जो एक तरीके से जो बायोटिक कंपोनेंट के लिए जीव के लिए जो चेंजेस जरूरी नहीं है वो चेंजेज हो जाए उनके, कह सकते हैं कि एयर अर्थात वायु, मृदा और जल के कंपोनेंट में, वो क्या कहलाता है, हमारा प्रदूषण कहलाता है। सीधी सी सिंपल सी बात है। अब बात आती है कि जो एक तरीके से पोल्यूशन को फैलाने वाले जो कारक होते हैं, अर्थात जिस सब्सटेंस के वजह से कह सकते हैं कि जिस पदार्थ की वजह से, पदार्थ एक तरीके से या सब्सटेंस की वजह से जो हमारा पर्यावरण है, एक तरीके से कह सकते हैं कि प्रदूषित हो रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं, पोल्यूटेंट कहते हैं। अर्थात एक तरीके से वो कारक हो जाता है, पोल्यूटेंट। तो ये आपका हो जाएगा। जैसे अगर मान लेते हैं कि आपकी मिट्टी है, मिट्टी में फर्टिलाइजर की एक्सेस मात्रा में यूज होने से मृदा जो है वो खराब हो रही है, तो वो कहीं ना कहीं जो एक्सेस फर्टिलाइजर है वो पोल्यूटेंट कहलाएगा। या हम कह सकते हैं कि हम पेस्टिसाइड का यूज कर रहे हैं तो पेस्टिसाइड मृदा को पोल्यूट कर रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, पोल्यूटेंट कहलाएगा। तो ये हो गया। नेक्स्ट एक बात आती है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर किसे कहते हैं, या हम कह सकते हैं कि इसे जीव मंडल। बायोस्फीयर मीन्स एक तरीके से अगर हम देखें तो इसे हम जीव मंडल के नाम से जानेंगे। तो जीव मंडल अर्थात हम कह सकते हैं कि जो हमारा अर्थ है, प्लैनेट है, एलॉन्ग विथ एटमॉस्फेयर, अर्थात हम पृथ्वी के चारों तरफ जो पर्यावरण जो चारों तरफ पाया जा रहा है, ये पूरा एक कंपोनेंट क्या कहलाएगा, वो हमारा बायोस्फीयर या जीव मंडल कहलाता है। तो एक तो ये बात हो गई कि प्रदूषण होता क्या है। प्रदूषण मीन्स जो आपका सॉइल है या वायु है या जल है, उसमें उसके जो भौतिक गुण है, रासायनिक गुण है या जैविक गुण है, उन गुणों में चेंजेज हो जाना आपका पोल्यूशन कहलाएगा। उसको जो पोल्यूट करते हैं, पोल्यूशन करने वाले जो सब्सटेंसेज हैं, पदार्थ हैं, वो कहीं ना कहीं आपके पोल्यूटेंट कहलाते हैं। और दूसरा अगर हम बात करें, जीवमंडल की बात हो गई। अब इसमें जो इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट हैं, अर्थात कह सकते हैं कि जो आपके पर्यावरणीय कारक हैं, पोल्यूशन के कारण है, पर्यावरणीय कह सकते हैं प्रदूषण के जो कारक हैं, वो आपके एक तरीके से डिपोजिट मैटर, जैसे आपका स्मोक है,
या कह सकते हैं कि तार है, डस्ट है, जनरली आप देखते होंगे एयर पोल्यूशन हो जाता है डस्ट की वजह से, या गैसेज हैं। जनरल रूप से गैसेज में अगर हम गैस में देखें तो जो आपकी गैसेज हैं उसमें से सीओ, कार्बन ऑक्साइड, CO2, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, या एक तरीके से कह सकते हैं कि सल्फर या SO2 हो गया। तो ये डिफरेंट ऐसे गैसेज हैं जो कि पर्यावरण के प्रदूषण का कारक है। दूसरी अगर हम बात करें, एसिड ड्रॉपलेट्स हो जाती हैं, H2SO4 है या CnO3 है, या मेटल्स हैं जैसे आपका Hg। Hg मीन्स मरकरी, आपका मरकरी हो गया, लेड हो गया, आयरन हो गए, जिंक हो गए। तो ये सारे, या हम अगर बात करें एग्रो केमिकल्स, जो आपके एग्रो केमिकल्स हैं, एग्रो केमिकल्स अर्थात जो आपके बायो फर्टिलाइजर्स हैं या पेस्टिसाइड्स हैं, तो ये कहीं न कहीं पर्यावरण को क्या करते हैं, प्रदूषण करने का कारण करते हैं। तो ये हो गए कारक की बात हो गई एक सिंपल सा। अब टाइप ऑफ पोल्यूशन देखिए, ये सारी चीजें अरुण कात्यायन जी की बुक में दी गई हैं, ये बड़े महत्वपूर्ण हैं। जैसे कि अभी हमने बात की गैसेज हैं, तो ये किस तरीके से, या पोल्यूटेंट किसे कहते हैं, ये कई बार आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। अब टाइप ऑफ पोल्यूशन अर्थात कह सकते हैं कि जो पोल्यूशन होता है वो कितने प्रकार का होता है। तो एक तो इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, बड़ा सिंपल सा है, जिसको हम नॉन डिग्रेडेबल और कह सकते हैं कि बायोडिग्रेडेबल। तो बायो जो होता है ये कहीं ना कहीं क्या होता है कि जैविक रूप से अपघटनीय अर्थात अपघटित हो जाता है। तो ये जैविक रूप से क्या हो जाएगा, अपघटित हो जाएगा, अर्थात जो भी पोल्यूशन के जो कारक हैं वो धीरे 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 क्या होते हैं, डिग्रेड हो जाते हैं, अर्थात अपघटित हो जाते हैं और अपघटित होके नॉर्मल रूप में चले आते हैं। लेकिन यहाँ नहीं होता, नॉन बायोडिग्रेडेबल। जैसे आपका DDT है, अर्थात ये जो है कहीं ना कहीं, या मर्क्यूरिक साल्ट हो गया, तो ये मर्क्यूरिक साल्ट भी, तो ये क्या होते हैं, नॉन डिग्रेडेबल, बहुत लंबे समय तक ये मिट्टी में या वायु में या जल में पड़े रहते हैं। तो ये आपके दो तरीके के, नॉन डिग्रेडेबल एंड बायोडिग्रेडेबल। मैं इसलिए इस चीज को बता रहा हूं, देखिए ये इस चीज को समझना इसलिए भी जरूरी है कि अगर ये मेन एग्जाम में भी पूछा जाता है तो इसी तरीके से पूछा जाएगा, व्हाट इज पोल्यूशन, पोल्यूशन कितने प्रकार होते हैं। तो एक तो ये हो गया। अब इसके बाद बात करें हम अगर अलग तरीके से, तो आपका जो पोल्यूशन होता है वो एक तो एयर पोल्यूशन जिसे हम वायु प्रदूषण कहते हैं, दूसरा आपका मृदा प्रदूषण होता है, तीसरा आपका जल प्रदूषण हो जाएगा, और उसी तरीके से हम अगर कहें एक तरीके से रेडियो एक्टिव पोल्यूशन हो सकता है। तो ये डिफरेंट तरीके के हो सकते हैं। या हम कह सकते हैं कि ध्वनि प्रदूषण एक होता है आपका, नॉइज पोल्यूशन जिसे हम कहते हैं, नॉइज पोल्यूशन, तो ध्वनि भी प्रदूषण का। तो अब एक एक करके इसमें से जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से आपके महत्वपूर्ण है हम उनको देखेंगे। तो एक तो आपका होगा एयर पोल्यूशन। अगर हम बात करें एयर पोल्यूशन की, तो एयर पोल्यूशन जो होता है उसके डिफरेंट सोर्सेज हो सकते हैं। अब भाई एयर पोल्यूशन कैसे होता है, तो उसके एक तो नेचुरल कह सकते हैं कि आपके सोर्स होंगे। भाई एयर पोल्यूशन के नेचुरल सोर्स, तो नेचुरल सोर्स की अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत जैसे आपका ज्वालामुखी आ गया, वोल्केनो, अर्थक्वेक आ गया अर्थात भूकंप जिसे हम कहते हैं, ज्वालामुखी या भूकंप आ गया। तो ये सब क्या है, नेचुरल सोर्सेज हैं, अर्थात ये एक तरीके से या जंगल में आग लग गई, तो ये सब नेचुरल। अब उसी तरीके से मैनमेड सोर्स अर्थात वायु एयर पोल्यूशन के जो है मैनमेड सोर्स, तो मैनमेड सोर्स या कह सकते हैं कि मनुष्य द्वारा, तो सबसे ज्यादा अगर हम देखें तो मनुष्य ही आज की डेट में वायु प्रदूषण को कर रहा है। उसमें जैसे आपका CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो फॉजिल फ्यूल है, जैसे अगर हम ऑटोमोबाइल्स हैं, जो आपकी व्हीकल्स हैं, टू व्हीलर फोर व्हीलर्स, ये क्या कर रही हैं, ये कहीं ना कहीं CO2 एक तरीके से रिलीज करती हैं। तो ये एक बात हो जाएगी। उसी तरीके से एक बड़ा महत्वपूर्ण टर्म यूज होता है, वो है हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये पूछा जा सकता है, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट किसे कहते हैं। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट अगर सीधी सी सिंपल सी बात समझी जाए, तो ये हमारा क्या है, मान लेते हैं कि ये हमारा लिथोस्फेयर है, अर्थात स्थल मंडल है। स्थल मंडल के ऊपर ये आपका क्या पाया जा रहा है, वायुमंडल पाया जा रहा है। ये वायुमंडल का हो गया। अब ये सूर्य है, ये सूर्य की रोशनी क्या है, ये सूर्य की जो किरणें होती हैं वो क्या करती हैं, एक तरीके से पृथ्वी पे आती हैं और वो रिफ्लेक्ट होके वापस चली जाती हैं। लेकिन अब होता क्या है कि इसमें जो आपका एटमॉस्फेयर है, उस एटमॉस्फेयर में अर्थात इस वायुमंडल में
ये जो यहाँ पे एक तरीके से धीरे धीरे होता क्या है कि जो आपके ऑटोमोबाइल से CO2 निकल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड, जानने की कोशिश करिए, ये CO2 की मात्रा क्या होगी, यहाँ धीरे धीरे इकट्ठे होने लगती है। तो जब ये धीरे धीरे इकट्ठा होगी तो सूर्य की रोशनी क्या होता है, सूर्य की रोशनी अंदर तो आ जाती है, लेकिन ये जो मोटी लेयर बन गई किसकी, CO2 की बन गई। इस CO2 की एक तरीके से मोटी लेयर, थिक लेयर बनने की वजह से ये जो रेडिएशन है ये वापस नहीं जा पाता है, ये वापस नहीं जा पाता, और फिर ये क्या होता है, यहीं इकट्ठा हो जाता है। और ये जब इकट्ठा होने लगेगा तो इससे क्या होता है कि जो यहाँ का तापक्रम है, तापमान है, कह सकते हैं कि तापमान या जो टेम्परेचर है, वो क्या होता है, वो एक तरीके से बढ़ जाता है, यहाँ तापमान जो है वो बढ़ जाता है। इसी इफेक्ट को ये, क्योंकि CO2 जो है वो एक ग्रीन हाउस गैस की श्रेणी में आता है, इन्हें हम ग्रीन हाउस गैस के नाम से भी जानते हैं, ये याद रखना है, इसे हम क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस। तो इस इफेक्ट को ही हम ग्रीन हाउस इफेक्ट के नाम से जानते हैं। एक सिंपल सा अगर एग्जाम्पल के तौर पर इसे आप समझें, तो जो आपका कार होता है, कार का जो शीशा होता है, अगर उसको बंद करके, तो जो रेडिएशन होती है वो तो अंदर चली जाती है, लेकिन वो वहीं थिक लेयर की वजह से बाहर नहीं निकल पाती। और जैसे ही अभी गर्म जगहों पे अगर खुले आप रख दीजिए, खुले में, जहां धूप तेजी से आ रही है, और जैसे ही कार आप खोलेंगे तो बहुत हीट वेव की तरह उसमें से आपको निकलती है, जैसे गर्म हवाएं। तो वो ही इफेक्ट जो है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट है। तो ये एक तरीके से कह सकते हैं, आपका हो गया। तो CO2 एक बड़ा मेजर कारण होता है। दूसरा हमारा होता है कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी, CO, जिसे हम एक तरीके से कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं। ये हमारा एक तरीके से कार्बन मोनो ऑक्साइड है। तो इसकी वजह से भी कह सकते हैं कि ये भी मेजर सोर्स है एयर पोल्यूशन का। और एक बड़ा कह सकते हैं कि ठंडियों के सीजन में आप सब देखते होंगे, सर्दियों के सीजन में, सर्दियों के सीजन में होता क्या है कि अगर कोई व्यक्ति है और वो एक रूम है, इस रूम में अंगीठी जला के या कोयला जला के वो सो जाए एक तरीके से, और फिर कभी कभी ऐसा होता है कि वो व्यक्ति हवा कहीं से पास होने का वो नहीं रहता है, तो वो व्यक्ति वहीं मृत हो जाता है। उसके पीछे का रीजन यही होता है, क्योंकि उसे शुद्ध हवा, ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, और इससे निकलती क्या है, वो CO निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। तो उसकी वजह से कार्बन कह सकते हैं कि जो हमारा ब्लड होता है, ब्लड सेल्स में, उसमें क्या होता है, ये ब्लड सेल्स हमारी क्या कर सकती हैं, जो हमारी ब्लड होता है वो ब्लड सेल क्या करता है, वो ऑक्सीजन का कैरियर का काम करता है। जो हमारे अंदर ऑक्सीजन है, हमारे अंदर ऑक्सीजन को कैरी, एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाने का काम कौन करता है, वो खून करता है। और इसी को क्या करता है, ये ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो जाती है, अर्थात ये जो कार्बन ऑक्साइड, तो ये कार्बन ऑक्साइड की अधिकता हो जाती है, तो जिससे कह सकते हैं कि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। और ऑक्सीजन की कमी से एक टर्म यूज होता है, वो आपको याद रखना है, हाइपोक्सिया। जनरली ये क्यों मरते हैं, हाइपोक्सिया की वजह से। तो ये टर्म याद रखना है, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। हाइपोक्सिया मीन्स डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की, कह सकते हैं कि ऑक्सीजन की कमी के कारण, ऑक्सीजन की कमी के कारण जो है वो क्या होता है, आपका हाइपोक्सिया हो जाता है। तो ये याद रखना है के कारण, तो पूछा जा सकता है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो आपने अभी इसको देख लिया। दूसरा आपका जैसे SO2 है, सल्फर डाइऑक्साइड्स हैं, या H2S हुए, तो ये भी एयर पोल्यूशन का कारण करते हैं। या आपका नाइट्रिक एसिड है, NO, अर्थात NO को हम क्या कहते हैं, नाइट्रिक एसिड या नाइट्रोजन ऑक्साइड है। तो ये सारे जो कारक हैं वो कहीं ना कहीं पर्यावरण प्रदूषण के कारक होते हैं। एक टर्म बड़ा यूज होता है, वो होता है स्मॉग। तो स्मॉग मीन्स स्मोक प्लस हम कह सकते हैं फॉग। तो ये याद रखना, स्मॉग मीन्स स्मोक और प्लस फॉग। और इस वर्ड को कह सकते हैं कि 1905 में जो है वो यूज किया था, HA। तो ये आपको याद रखना है। डेस वियोक्स कह सकते हैं कि आपके जो थे, तो ये एक तरीके से 1905 में। तो ये स्मॉग हो गया। एसिड रेन, वर्षा जल, अर्थात जब एसिड रेन वर्षा होती है उसके साथ एसिड निकलता है, जिसकी वजह से भी पर्यावरण प्रदूषण होता है। एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज है ओजोन। ओजोन कह सकते हैं कि जिसे हम O3 कहते हैं। तो ये पूछा भी जाता है, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे ये आपका क्या है,
स्थल मंडल है। और ये आपका क्या है, आपका पर्यावरण, वायुमंडल हो गया। ये पूरा वायुमंडल है। अब इस वायुमंडल की डिफरेंट लेयर हैं, जैसे स्थल मंडल का डिफरेंट लेयर है, उसी तरीके से वायुमंडल का डिफरेंट लेयर है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। तो अब कौन सी लेयर कहाँ पाई जाती है, तो ये एक एक लेयर है। कह सकते हैं कि 10 किमी तक, लगभग लगभग 10 से लेके 19 किमी तक का ये जो लेयर है, ये जो लेयर है, इस लेयर को हम कह सकते हैं ट्रोपोस्फेयर। ये क्या होता है, या जिसे हम कहते हैं क्षोभ मंडल, याद रखना, या ट्रोपो स्फेयर। ये कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। तो सबसे निचला स्फेयर कौन सा होता है, ये पूछा जा सकता है। तो सबसे निचला स्फेयर जो होता है वो क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फेयर होता है। और इस मंडल में ही जो आपका ये आंधी आती है, आंधी है, तूफान है, वर्षा है, अर्थात जो क्लाउडी होती है, ये सारी चीजें कहाँ पाई जाती है, इसी क्षोभ मंडल में पाई जाती है। इसके ऊपर का जो परत होता है उसे हम सम ताप मंडल के नाम से जानते हैं, या जिसे हम कह सकते हैं स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर या समताप मंडल। अब इसी समताप मंडल में जो आपका एरोप्लेन उड़ता है या हवाई जहाज, ये जो सारी चीजें हैं इसी मंडल में होती हैं। और इसी मंडल में आपका क्या पाया जाता है, ओजोन पाया जाता है, ओजोन। और ये ओजोन कहीं न कहीं क्या करता है, जो ओजोन है ये, तो ये एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि ओजोन लेयर किस मंडल में पाया जाता है, तो वो समताप मंडल में पाया जाता है। पहला क्वेश्चन, समताप मंडल बीच में होता है। और उसके बाद ये हम कह सकते हैं कि इसे हम मीजोस्फेयर या मध्य मंडल कहते हैं, मध्य मंडल। उसके बाद आपका इग्जोस्फेयर हम कह सकते हैं, या बाह्य मंडल। तो ये एक तरीके से आपके हो गए जो आपके एटमॉस्फेयर। अब इसमें तो ये कहीं ना कहीं ये जो ओजोन लेयर है ये क्या करती है कि प्रिवेंट करती है जो हानि अल्ट्रावायलेट रेज हैं। अल्ट्रावायलेट जो सूर्य की किरणों से जो अल्ट्रावायलेट कह सकते हैं कि रेज किरणें निकलती हैं, उन किरणों को ये प्रोटेक्ट करने का काम करता है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, क्योंकि CO2 की मात्रा, CO की मात्रा, वायु प्रदूषण होने के कारण ये जो ओजोन है वो क्या कर रहे हैं, डिप्लीट, अर्थात एक तरीके से विघटित हो रही है। अब चयन हो रहा है, डिप्लीशन हो रहा है। उसकी वजह से ओजोन परत क्या हो जा रही है, कमजोर होती चली जा रही है। अब कमजोर जब हो रही है तो अल्ट्रावायलेट किरणें नीचे की तरफ आ रही हैं, जिसकी वजह से भी एयर पोल्यूशन हो रहा है। एक तरीके से कहा जाता है कि ओजोन का एक होल बन गया है। तो ये हमारे पर्यावरण प्रदूषण के बारे में हो गया। एरोसॉल्स हैं, एरोसॉल्स मीन्स कह सकते हैं कि ब्लैक क्लाउड्स, जनरली आप सब देखते होंगे एरोसोल, एक तरीके से आपका ब्लैक क्लाउड्स बन जाते हैं। अब अगर हम बात करें एयर पोल्यूशन को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, तो सिंपल सी बात है, जो भी ये कारक हैं उन कारकों को कैसे भी करके हमें रिमूव करने की जरूरत होगी। एक है बड़ा महत्वपूर्ण है एफॉरेस्टेशन। टू प्लांट सच प्लांट विच एब्जॉर्ब कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड फ्रॉम द एयर, उनको कह सकते हैं एक तरीके से बढ़ाने की जरूरत है। तो ये एक तरीके से हमारा वायु प्रदूषण के बारे में हो गया। अब दूसरा हमारा है ध्वनि प्रदूषण। कह सकते हैं कि ध्वनि प्रदूषण। तो अगर हम बात करें ध्वनि प्रदूषण की, तो एक तरीके से एक सीमा के बाद जब इस कह सकते हैं कि इसे हम किससे मापते हैं, डिपेंड ऑन हर्ट्ज। तो कह सकते हैं कि पर सेकेंड, तो डेसिबल में टू प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड, लाउडनेस एंड फ्रीक्वेंसी। तो जो लाउडनेस होता है, ये कई बार पूछा गया आपके ये याद रखना है। ये आप सब समाचारों में सुनते होंगे कि आप 92.5 फ्रीक्वेंसी आपने ट्यून किया है, 92.5 फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी जो होती है वो, और जो लाउडनेस होता है, अर्थात जो ध्वनि होती है, जो लाउडनेस है, वो मापा जाता है आपका किसी से, डेसिबल। ये कई बार PCS जैसे प्री जैसे एग्जामों में डेसिबल, ध्वनि को जो है वो डेसिबल से मापते हैं। और उसी तरीके से जो हर्ट्ज होता है, कह सकते हैं कि उससे हम क्या मापते हैं, फ्रीक्वेंसी, कितनी फ्रीक्वेंसी पे है। और ये आपका डेसिबल अर्थात ध्वनि हो जाता है। तो लाउडनेस हो जाएगा, ये याद रखना है। हर्ट्ज ये कौन किसका मानक है, तो ध्वनि का मानक डेसिबल हो जाएगा, और हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। तो एक सीमा से ज्यादा अगर है तो कहीं ना कहीं पर सेकंड जो वाइब्रेशन होता है, जनरली आप सब जो पर सेकंड वाइब्रेशन है वो हर्ट्ज या फ्रीक्वेंसी होती है।
तो ये एक कह सकते हैं कि 60 से लेके 80 तक, सामान्य रूप से 80 तक अगर है, 80 डेसिबल अर्थात डीबी, तो वो एक सामान्य माना जाता है। अब इससे अधिक जैसे ही आपका डेसिबल बढ़ता है, कहीं न कहीं वो हानिकारक होता चला जाता है। तो ध्वनि प्रदूषण अगर हम देखें, ध्वनि प्रदूषण आजकल के मोटरसाइकिल और ये सारे जो भी हैं, इनकी वजह से बहुत ज़्यादा होता है। रात में देखेंगे मौसम शांत हो जाता है, जिसकी वजह से कहीं मतलब कि थोड़ा-सा ध्वनि प्रदूषण कम हो जाता है। उसके बाद तीसरे नंबर पे अब हमारा अगर बात करें हम ध्वनि प्रदूषण के बाद, ये याद रखना डेसिबल 60 से 80 तक एक तरीके से एवरेज है। इससे अधिक जैसे ही डेसिबल बढ़ेगा, कहीं न कहीं वो प्रदूषण की श्रेणी में जा रहा है और वो हानिकारक है। तीसरा जो पॉल्यूशन है वो है वाटर पॉल्यूशन। ये पीडीएफ आप सबको मिल जाएगा। जो मेजर मेजर चीजें हम इसमें नोट करते चलेंगे, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो अगर हम बात करें वाटर पोल्यूशन या जल प्रदूषण, तो वाटर पोल्यूशन के लिए सीवेज एंड स्लज कह सकते हैं कि आपका जो होता है वो महत्वपूर्ण हो जाता है। उसकी वजह से भी कहीं न कहीं पर्यावरण जल प्रदूषण होता है। उसके अलावा आपके इंडस्ट्रियल जो वेस्टेज हैं, जो इंडस्ट्रियल वेस्टेज हैं, इंडस्ट्रियों से जो वेस्ट निकल रहे हैं, वो हमारे लिए हानिकारक हैं। तो इंडस्ट्रियल वेस्टेज हो जाएंगे। और उसके बाद अगर हम बात करें एग्रीकल्चर डिस्चार्ज है, जैसे एग्रीकल्चर से भी तमाम ऐसे फर्टिलाइजर एक्सिस मात्रा में है या पेस्टिसाइड्स हैं, वो भी कहीं ना कहीं वाटर पोल्यूशन के कारण के रूप में आते हैं। तो ये सारे कारण है। अब इनको कैसे वाटर पोल्यूशन को, भाई सीधी सी बात है कि जो ये कारक हैं हम उनको रिमूव कर दें तो कहीं ना कहीं कंट्रोल हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया। अब वाटर पोल्यूशन से डिफरेंट रोग होते हैं, ये मैं इसमें नोट कर दे रहा हूँ, आप सबको पीडीएफ मिल जाएगा। लेकिन इसको नोट कर लेना है, ये पूछा जाता है। जैसे मर्क्यूरी पोल्यूशन, तो ये एक तरीके से मर्क्यूरी पोल्यूशन है। और इसकी वजह से एक डिजीज होता है जनरली जापान और स्वीडन में। कहाँ हुआ था ये, जो है जापान और स्वीडन में ये रिपोर्ट हुआ था। और इसकी वजह से कह सकते हैं कि ये वाटर पोल्यूटेंट है। एंड एक मिनीमाटा डिजीज जो है वो पाई गई थी। तो इसकी मर्क्यूरी की पोल्यूशन की वजह से एक डिजीज होता है, याद रखना है, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि किसकी। तो ये हो गया। दूसरा भी हम बात करें कि लेड पोल्यूशन, लेड की वजह से भी कहीं वाटर पोल्यूट होता है, अर्थात सीसा है अगर लेड है बहुत ज्यादा मात्रा में तो उसकी वजह से भी। और एक कैडमियम होता है, और उसकी वजह से भी एक डिजीज होता है जो कि कई बार, तो कैडमियम कंटेनिंग ड्रिंकिंग वाटर एंड इट्स हाई लेवल इन राइस, अर्थात अगर ये आपका ड्रिंकिंग वाटर में कैडमियम की अधिकता है, आपका जो पीने वाला पानी है उसमें अगर बहुत अधिक मात्रा में है, या जो आपका राइस होता है उसमें, तो उसकी वजह से एक रोग होता है जिसे हम इटाई कह सकते हैं। और इटाई या आउच आउच। तो ये एक इटाई इटाई डिजीज किसकी कमी, किसकी अधिकता के कारण होता है, कैडमियम के कारण होता है। और मर्क्यूरी की अधिकता के कारण आपका मिनमाटा डिजीज होता है, जो कि ये पानी, मर्क्यूरी मीन्स, ये याद रखना है, कई बार ये पूछा भी गया था एक बार पीसीएस प्री एग्जाम में। तो ये चीज। उसी तरीके से फ्लोराइड, जनरली आप सब देखते होंगे पानी में अगर फ्लोराइड्स की अधिकता हो जाए तो उससे नॉक नी सिंड्रोम, अगर फ्लोराइड्स कह सकते हैं कि फ्लोराइड्स की अधिकता की वजह से भी आपके जो है वो डिजीजेज होती हैं। फ्लोराइड पोल्यूशन, फ्लोराइड की अधिकता की वजह से आपका कौन सा डिजीज होगा, नॉक कह सकते हैं, नॉक नी सिंड्रोम। तो इसमें, इस सिंड्रोम में होता क्या है जनरली, टीथ पेन इन बोन्स ज्वाइंट, जो कोई भी बच्चा, जनरली बच्चों में भी, तो जो भी जैसे दांत है या उनका जो ज्वाइंट्स है, जहां जहां ज्वाइंट्स है वहां पे कहीं ना कहीं पेन होना शुरू हो जाता है। तो वाटर पोल्यूशन को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल के लिए 1974 में वाटर प्रिवेंशन एक्ट बनाया गया था, एवर। तो ये कुछ एक्ट हैं, इनको आपको लिख लेना चाहिए, नोट कर लेना चाहिए। सबसे पहले तो हमारा वाटर कह सकते हैं कि वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट, ये कब आया था, वाटर, ये 1974 में आया था। दूसरा एक एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट, ये 1981 में आया था।
तीसरा एक बड़ा ही महत्वपूर्ण है, ये ईपीए, ईपीए के नाम से आता है, इसको याद रखना है। इन्वायर कह सकते हैं कि इन्वायर मेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, ये आपका है प्रोटेक्शन एक्ट। ये कब आया था? 1986 में, और इसे हम अम्ब्रेला, ये याद रखना है, अम्ब्रेला एक्ट या छाता एक्ट के अंतर्गत भी के नाम से भी हम जानते हैं। और दूसरा एक मोटर व्हीकल एक्ट, जनरली सारे लोग जानते होंगे, मोटर व्हीकल एक्ट। तो ये जो मोटर व्हीकल एक्ट है वो आपका आया था 1988 में। ये बड़ा महत्वपूर्ण है, ये कई बार आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। इन्वायरमेंट इन्वायरमेंटल कहेंगे कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। तो ये कई बार आपके इन्वायरमेंट है, सॉरी, तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ये कई बार आपका। और दूसरा जो क्वेश्चन इसमें से निकल के आता है वो आपका है अम्ब्रेला एक्ट के नाम से जानते हैं। तो ये हो गया आपका। उसी तरीके से यमुना एक्शन प्लान लॉन्च हुआ था 1993 में, 1993 में YAP इसका पूछा जा सकता है, तो ये यमुना एक्शन प्लान के नाम से भी हम जानते हैं। तो ये हमारा हो गया। और उसी तरीके से GAP, अगर GAP का फुल फॉर्म पूछा जाए तो इसे हम कहेंगे गंगा एक्शन प्लान। तो गंगा एक्शन प्लान जो है वो आपका आया था 1986 में। तो ये तीन तरीके के हो गए। चौथा जो प्रदूषण है वो है हमारा सॉइल पोल्यूशन। सॉइल पोल्यूशन या मृदा प्रदूषण के नाम से हम जानते हैं। सॉइल पोल्यूशन के मैनमेड और नेचुरल दोनों कारक हो सकते हैं, जैसे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेज हैं, हम फर्टिलाइजर का यूज कर रहे हैं, पेस्टिसाइड का यूज कर रहे हैं, अदर चीजें हैं, तो वो कहीं ना कहीं है और उनको हम एक तरीके से कंट्रोल करना चाहिए। अब सॉइल के पोल्यूशन के लिए ये सारी चीजें आप सब एग्रीकल्चर के जानते हैं। मेजर मेजर चीजें जो अरुण कत्यान जी की थर्ड बुक से, मतलब उसको मैं निकाल के आप सबके पास, एक न्यूक्लियर पोल्यूशन होता है। न्यूक्लियर पोल्यूशन से आपका कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। न्यूक्लियर या 3 दिसंबर 1984 MIC मिथाइल आइसोसाइनेट, जिसे हम भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जानते हैं। भोपाल गैस त्रासदी, ये कई बार पूछा गया है। 3 दिसंबर कह सकते हैं 1984, 3 दिसंबर 1900, जहां तक मुझे याद है कि 3 दिसंबर 1984 भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जानते हैं। और MIC ये मिथाइल आइसोसाइनेट, ये भी पूछा जाता है आपका कि किस केमिकल की वजह से हुआ था। इस पे भी रिसेंट में पिक्चर भी रिलीज हुई थी। तो ये कह सकते हैं कि न्यूक्लियर पोल्यूशन के भी, जैसे यूक्रेन में, ये कई बार पीसीएस एग्जाम में पूछा गया था, यूक्रेन में चेरनोबिल, चेरनोबिल, तो यहाँ पे एक तरीके से जो रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर थे, वहां पे ब्लास्ट हो गया, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग मारे गए थे और ये बहुत ही हानिकारक होता है। तो ये एक तरीके से हमारा जो कह सकते हैं कि इन्वायरमेंट पोल्यूशन का जो पार्ट था, मेजर मेजर जो चीजें थी, हमने उनके बारे में देखा कि प्रदूषण होता है क्या है, पोल्यूटेंट क्या है, डिफरेंट टाइप के पोल्यूटेंट क्या होते हैं, और वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, सॉइल प्रदूषण क्या है, इनके बारे में। और कैसे कैडमियम की कमी से, कैडमियम की अधिकता से कौन से रोग होते हैं, या मर्करी की अधिकता से कौन से रोग होते हैं। तो ये सारे बड़े महत्वपूर्ण हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से। एक टर्म और यूज होता है, बायो रिमेडिएशन। तो बायो रिमेडिएशन मीन्स, अगर हम कह सकते हैं कि रिमूवल ऑफ पोल्यूटेंट, ये कई बार यूज हो सकता है आपका, रिमूवल ऑफ पोल्यूटेंट, अर्थात जो प्रदूषण के कारक हैं उनको बायोस्फीयर से बायोलॉजिकल प्रोसेस के माध्यम से, बायोलॉजिकल अर्थात बायोलॉजिकल कह सकते हैं कि प्रोसेस के माध्यम से, जीवों के माध्यम से हम उन पोल्यूटेंट को, जो हमारा बायोस्फीयर है, जो जीव मंडल है, उससे रिमूव करने की क्रिया ही क्या कहलाती है, बायो रिमेडिएशन। तो ये कहीं ना कहीं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। तो बायो रिमेडिएशन क्या होता है, ये सारी चीजें हो गई। और हमने पोल्यूशन के बारे में देख लिया, एक्ट के बारे में हमने देख लिया कि किस तरीके से कौन सा एक्ट है जो कहीं ना कहीं
करता है। अब अगर हम बात करें ये एक तरीके से मुझे उम्मीद है कि सारे लोगों के लिए ये काफ़ी लाभदायक रहा होगा। बहुत ही साल्ट में बहुत सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं, लेकिन जो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट है या ओज़ोन लेयर कहाँ पाई जाती है, अदर जो चीज़ें हैं, वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। तो ये पीडीएफ मैं इसको अभी आपका जो चैनल है स्टडी फॉर ऑल एग्रीकल्चर करके उसमें शेयर कर दूँगा।